पाकिस्तान में एक दिलखराश वाक़या पेश आया सियालकोट के इलाके में। प्रियंथा कुमारा को जिस तरीके से बेईमाना तशद्दुद करने के बाद जला दिया गया, एक ऐसा वाक़या जो कि अभी कुछ दिन पहले नूर मुकद्दम वाला वाक़या यहाँ पर पेश आया था और उसका अभी जो दुख है वो कम नहीं हुआ था, तो ये एक और नया वाक़या जो है वो सामने आ गया। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक शख्स जो कि अदनान के नाम से पहचाना गया, जिसने प्रियंथा कुमारा को बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो एक निहत्था आदमी उस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका और जो एक जत्था था वो अपने मसमूम मकासद में कामयाब हुआ। लेकिन अदनान की कोशिश को सराहते हुए उनको आला एजाज़ देने का ऐलान किया गया है। आप इस पूरे वाक़े के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? शाज़िया, इस वाक़ये के ऊपर बहुत बहुत दफ़ा बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुके हैं, बड़े बड़े आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। मेरे ख्याल में ये वाकई बहुत बड़ी बात है जो इस बंदे ने इतना बड़ा स्टेप लिया और उन लोगों के सामने घबराया नहीं, डरा नहीं है, क्योंकि वो कुमारा साहब लोगों से डर के छत पे गए। छत पे जाके उन्होंने सोलर पैनल्स के नीचे छुपने की कोशिश की और उसके बाद ये मलक अदनान साहब, इन्होंने बहुत कोशिश की कि उनकी जान बचाई जा सके, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। खान साहब ने अल्टीमेटली उस पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। उनके दोस्तों ने उनको कहा कि ये जिस तरीके से मलक अदनान साहब को तमगा शुजात दिया जा रहा है, ये एक हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे भी आगे जाना चाहिए। मेरे ख्याल में मेरी सारी ज़िंदगी में कोशिश करता रहा हूँ कि मिजरी में से अपॉर्चुनिटी निकाली जाए और उसको उसको जी। ज़्यादा उजागर करके चीज़ें कई हो सकती थी। जिस तरीके से या तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद डेड बॉडी के साथ श्रीलंका जाते, या फॉरेन मिनिस्टर्स डेड बॉडी के साथ जाते, या उसकी बीवी बच्चों के लिए कोई इस तरह का सिलसिला किया जाता, ताकि दुनिया में मैसेज जाता कि दिस इज़ नॉट व्हाट वी आर। हमने पहले ही जिस तरीके से टीएलपी के साथ मुआहदे जिस तरह किए गए और एक सिग्नल दुनिया में गया है कि शायद घुटने टेक दिए गए हैं, और जिस तरीके से ना सिर्फ ये, और दूसरी स्टेटमेंट मेरे लिए सबसे ज्यादा हैरानगी वाली बात थी कि पीटीआई, जिसके सबसे ज्यादा सपोर्टर जो हैं वो अनएम्प्लॉयड पढ़े लिखे लोग थे जो तब्दीली चाहते थे, जिस तरीके से कंटेनर्स जब रखे गए इस्लामाबाद में, वहाँ म्यूजिक और जिस तरीके से एक ओपन माइंडेड कॉन्सेप्ट जो है, वो एक इमेज बनाने की कोशिश की गई, और उसके बाद ये इन्होंने कहा कि पीटीआई टीएलपी के साथ अपनी सीट एडजस्टमेंट करेगी। तो ये दुनिया को मैसेज जो जा रहा है, इस पे कोई क्लैरिटी नहीं है कि गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है, क्या हो रहा है आगे, हम किस साइड पे जाना चाहते हैं, हम अफगानिस्तान बनेंगे, सोमालिया बनेंगे, क्या होगा। तो इस तरह के एक मैसेजेस थे, लेकिन उनको क्लैरिफाई करना लीडरशिप का काम है, अगर उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज मौजूद हों। तो मेरे ख्याल में हीलिंग प्रोसेस एक तो ये था कि ठीक है, उस बंदे को रिवार्ड दिया। दूसरा क्वेश्चन अदालतों पे आएगा, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी गवर्नमेंट पे आएगा, गवर्नेंस, कि उसको कितनी करार वाकई सजा दी जाती है लोगों को और कितनी स्पीडी दी जाती है। लेकिन जिस तरह आपने कहा है कि इसका रवाज पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मिशेल जो जिनका केपीके में हादसा था, उनको कोई इंसाफ नहीं बिल्कुल। मिला। मॉडल टाउन के लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिला। कशमाला तारक के बच्चे ने दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में आम सिविलियन, जिनको कहा जाता है ब्लडी सिविलियन, उनको मारा, और वो दंदराते फिर रहे हैं, और फिर कहा जाता है कि अदालतों के खिलाफ क्यों बोला जा रहा है, हालांकि दुनिया कह रही है कि 130 ममालिक में से आपका नंबर 126 है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, और हीलिंग प्रोसेस का हिस्सा होगा, बताना होगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। क्योंकि आप एक आम एक इस्लामी मुल्क नहीं है, आप वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर हैं। दुनिया सिर्फ इसी वजह से इंटरेस्टेड है आप में कि आपके पास एटॉमिक बम है, आपका बॉर्डर चाइना के साथ है, आपका बॉर्डर इंडिया के साथ है। वरना अगर 73 साल में हमने कोई कोशिश नहीं की कि हम दुनिया में कोई अच्छा अपना मुकाम पैदा कर सकें, लेकिन आज इस दफा जो आपको धचका पहुंचे आपकी गुडविल को, जिस तरीके से अब इंडियन लॉबी और यहूदी लॉबी इसको वाशिंगटन डीसी में और दुनिया के दूसरे जो दारुल खुलाफे हैं वहां पे इस्तेमाल करेगी आपके खिलाफ, आपकी पिक्चर ड्रा करेगी कि आप सोमालिया हैं,
तो आप किस तरह डिनाई करेंगे? मेरे लिए खुद ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। मैं वाशिंगटन डीसी में हूँ और मुसलसल यहाँ पे मैं रिपब्लिकन डेमोक्रेट इवेंट्स में बोलता हूँ। मेरे लिए खुद ये मुश्किल होगा कि मैं पाकिस्तान को प्रोटेक्ट कर सकूँ, बता सकूँ कि वी आर पीस लविंग पीपल। हम लोग जो हैं वो हम कहाँ जा रहे हैं, हमारे इंटेंशंस क्या हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इस वक्त करंट एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम सॉरी शाजिया। जी साजिद साहब, सियालकोट का ये दूसरा वाकया, इससे कबल भी सियालकोट में एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया पेश आया। कुछ साल कबल की बात है कि जो दो भाइयों को चोर डिक्लेयर करके पुलिस की मौजूदगी में, एसी और डीसी की मौजूदगी में इसी तरह बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना के लटका दिया गया था। और वो दोनों नौजवान जो थे वो बहुत कम उम्र नौजवान थे और उनको इसी तरह से ब्रुटैलिटी का शिकार वो हुए थे। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जब तक मुल्जिमान को एक सख्त सजा नहीं दी जाएगी, कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान में ऐसे वाकयात कैसे रुकेंगे? मतलब ऐसा क्या किया जाना चाहिए कि दोबारा इस किस्म के वाकयात ना पेश आए? और दूसरी चीज ये कि इस हालिया वाकये के बाद से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि ऐसी इंटरनेशनल कंपनीज जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ट्रेड के मुआहदे किए हुए थे या जिन्होंने अपने ऑर्डर्स पाकिस्तान के साथ बुक किए हुए थे, वो काफी हद तक ऑर्डर्स जो हैं वो कैंसलेशन की तरफ जा रहे हैं और वो अपने ऑर्डर्स पाकिस्तान के साथ मजीद जारी नहीं रखना चाहते हैं। शाज़िया, जो आपने बात की है कि इनको रोकने का तरीका क्या है, मैं क्योंकि एक लॉ स्टूडेंट हूं, मैं जिंदगी में 2 दफा लॉ स्कूल्स में गया हूं। जी जो एक फिलॉसफी है पनिशमेंट के पीछे, सजा देने, सजा किस तरह डिफाइन की जाती है, सजा किसी को देने का मकसद क्या होता है, मैं ये वो मैं बता के आप पे छोड़ दूंगा देखने वालों को। सजा देने का मकसद ये होता है कि जो कोई भी जो आदमी कानून को अपने हाथों में लेकर इस तरीके से बर्बरियत के साथ किसी के साथ इस तरह करता है, तो उसको इतनी सख्त सजा देनी चाहिए ताकि आइंदा सोसाइटी में अगर कोई भी वो उस तरह का जुर्म करने का सोचे तो 2 दफा सोचे कि इसके बाद मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ मेरे क्या होगा। और दूसरा, इसको बाहर कानून जो है वो, सबसे बड़ी बात ये है, ये गवर्नेंस का मसला है, कानून का है। यहां पे मैं ये बताना चाहूंगा कि आप सियालकोट के वाकये की बात कर रही हैं। अगले दिन आप हुकूमत के एक तर्जुमान जो थे उन्होंने बयानिया दिया है कि 1 महीने में ये तीसरा चौथा वाकया है। 4 सदा में एक वाकया हुआ है और भी वाकये हुए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आपकी रूलिंग एलीट इसको किस तरह अपने कपड़े झाड़ती है। वो कहते हैं कि सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। जब कसूर में बच्चियों को रेप किया जाता है, कहीं और पे बच्चियों को रेप किया जाता है, तो हमारी रूलिंग एलीट कह देती है ये सोसाइटी बड़ी गंदी है, इनके दिमाग गंदे हैं, ये सोसाइटी का प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा, आप सोसाइटी से अबव हैं, आप दूसरे पाकिस्तानियों से अबव हैं, आप गवर्नेंस हैं, आप कानून बनाते हैं, आप कानून तोड़ते हैं, आप पाकिस्तान को रूल करते हैं। ये गवर्नेंस का मसला है। ये जब कुमारा साहब को उनके जिंदा उनको जब आग लगाई गई तो पुलिस खड़ी थी वहां पे, बिल्कुल, वो आपकी स्टेट खड़ी थी वहां पे, आपकी स्टेट देख रही थी वहां पे। और मैं और बात बताऊं ना, ये लोगों को पकड़ा जा रहा है, मैं ये इसकी लोकेशन बड़ी एक क्रिटिकल है जी। सियालकोट वजीराबाद रोड पे। मेरा मकसद, जहां पे एक पार्टी ने अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा धरना दिया था और जिसके सामने स्टेट जो है वो घुटनों के बल हुई है, ये अब स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने इमेज को ठीक करें, अपने मैंडेट को ठीक करें और दोबारा देखें कि आइंदा दोबारा ऐसा वाकया पेश ना आए। लेकिन मैं यही बताना चाहता था कि जब किसी को सजा दी जाती है, क्या लफ्ज एक क्या, इबरतनाक सजा। इबरत से मुराद है कि दूसरी सोसाइटी उससे इबरत हासिल करे। लेकिन अफसोस के साथ है कि इस तरह का वाकयात पहले, जिस तरह आज भी मैंने बताया कि मॉडल टाउन के लोग अपने लिए इंसाफ ढूंढते फिर रहे हैं, आज भी लोग जो है, और तो और जुल्म की बात है, पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो के कातिल नहीं आज पकड़े गए। जब एक प्राइम मिनिस्टर, जब उसकी पार्टी बार बार आती है इक़्तिदार में, उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता तो दूसरे किसी को इंसाफ क्या मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस वक्त हमारी कौमी अदालतों पे। अब देखें, इसके बारे में दुआई की जा सकती है, अल्लाह ताला पाकिस्तान पे रहम करे, पाकिस्तान की रूलिंग एलीट को हदायत दे। और इस वक्त जो कड़े हालात चल रहे हैं, जिस तरह फाइनेंशियल है, पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड, जिस तरह आपने कहा है कि अब सियालकोट से फॉरेनर जाके चीजें किस तरह खरीदेंगे,
ये भी एक बिल्कुल। क्वेश्चन मार्क है। इस वक्त लोग जाके किस तरह फैसलाबाद से कॉन्ट्रैक्ट लेंगे, सियालकोट से क्या करेंगे। मैं तो फिर यहाँ आपको बताया वाशिंगटन डीसी में बैठ के बस दुख का इजहार ही कर सकता हूँ, क्योंकि रूलिंग एलीट जो है वो बेखबर है। वो रूलिंग एलीट जो है वो वन वे टिकट ले चुकी है अपने, और वो दे आर केयरलेस मेरे ख्याल में। अच्छा साजिद साहब, एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी। रशियन जो प्रेसिडेंट का जो दौरा हुआ है भारत का, उसमें सबसे ज़्यादा अहम बात ये थी कि डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो वहाँ पे मुआहदे वगैरह हुए, और सबसे ज़्यादा जो मिलिट्री ताल्लुकात को आगे बढ़ाने की बात हुई। इसके साथ साथ ट्रेड के और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स वहाँ पर हुए। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ये जो भारत और रशियन ताल्लुकात हैं, ये दुनिया की सियासी तारीख पर क्या असर छोड़ेंगी? देखिए, इस वक्त पुतिन साहब का इस वक्त इंडिया का दौरा करना बड़ा क्रिटिकल है, क्योंकि इंडो चाइना पैसिफिक जो इस वक्त इश्यूज चल रहे हैं, अफगानिस्तान से निकलना अमेरिका का, वो भी शिकस्त और बड़े बुरे तरीके से निकलना। तो रशिया और चाइना बोथ आर फ्लेक्सिंग देयर मसल्स इन द रीजन। इसमें वरीसम चीज जो सबसे पहले अगर खुद सोचने वाला सोचे तो S-400 जो है इतना एक सुपीरियर सिस्टम है जो कि इंडिया ने रशिया से खरीदा है। उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन क्या है, पाकिस्तान के डिफेंस वालों की क्या है, वो तो फिर उन्हीं से ज़ाहिर पूछा जाएगा। लेकिन पुतिन साहब या किसी भी रशियन प्रीमियर का ये दूसरा दौरा है, रिसेंट आखिरी दौरा 2018 में था, और इस दौरे में और मजीद डिफेंस उन्होंने चीज़ें डिस्कस की हैं इंडिया की अगेंस्ट चाइना और पाकिस्तान में। देखें, वो इंडिया को थ्रेट तो पाकिस्तान और चाइना से वो लेते हैं। तो इसमें जो इस वक्त इंडिया की जो स्ट्रेटजी है उसको डिस्कस करना चाहूँगा। पाकिस्तान ने ट्राइका प्लस बनाया, उसकी एक मीटिंग हुई, उसमें लोग लेवल के सफारतकारों ने उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद कोई कैचअप नहीं है, उसके फॉलो अप कोई नहीं है, उसमें कोई आगे प्रमोशन नहीं हो रही है आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपकी स्टेटमेंट्स की। इस श्रीलंका के वाक़े पर भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने सिर्फ थोड़ा सा कपड़ों को झाड़ा है, थोड़ा सा उसमें कहा है कि इसकी वजह से हमारे श्रीलंका के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे। तो लेकिन ये कि इससे ज़्यादा वो इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते। आपका जो अपोनेंट है, आपके दूसरी तरफ पार्टी जो इंडिया है, उनकी हर जगह पे 2+2 मीटिंग्स हो रही हैं। 2+2 का मतलब होता है फॉरेन मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर्स, वो 2-2 के लेवल पे बड़ी हमारी आज तक किसी के साथ 2+2 मीटिंग नहीं हुई। अब उनकी बात करें तो इंडिया की बात करें तो लोग समझते हैं शायद पाकिस्तान बैशिंग नहीं है, लेकिन आपकी रूलिंग एलीट जो कि मेजॉरिटी फॉरेन नेशनल है, उनको ये बताना होता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब उसमें ये मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त रशिया से S-400 लिया, राफेल उन्होंने फ्रांस से लिए, और अमेरिका के साथ भी अपने उनके डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट तीनों इस वक्त जो सुपीरियर 3 सुपर पावर्स के साथ वो डील कर रहे हैं किस सफाई के साथ। ऑस्ट्रेलिया और जापान, मैं वो भूल गया हूँ जो आकस उन्होंने बनाया।